हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है। हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई जो है, एसी वोल्टेज जो सप्लाई जो है, उसको मोस्टली पर्पज़ के लिए हमें उसे वेरी करना होता है। कभी हमें ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, कभी हमें कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पर्पज़ के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर जो है, जैसे जो हमारे पास जो पावर स्टेशन जो होते हैं, जहाँ से लाइट जो है जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो वहाँ से जब लाइट की जो सप्लाई जो की जाती है, एसी सप्लाई जब की जाती है, उस टाइम पे वहाँ पर वोल्टेज जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, हाई वोल्टेज होती है। लेकिन हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज जो है वो हमारे पास जो वोल्टेज जो आ रही है, अगर हम पीक वैल्यू की बात करें तो 311 वोल्ट, और अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट के बीच में हमारे पास लाइट जो है, वोल्टेज की सप्लाई जो हमारे पास आती है। लेकिन पावर स्टेशन से जो लाइट की जो सप्लाई जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 11,000 वोल्ट तक की होती है। लेकिन हमारे घर के आसपास एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है। मतलब एक मोहल्ले में, गांव में, एक 20-25 घरों के ऊपर एक जो ट्रांसफार्मर जो है, जिसे हम सिंपली बिजली की टंकी बोलते हैं, वो क्या करती है, उसको उस जो लाइट की जो सप्लाई जो है, जो 11,000 वोल्ट की सप्लाई है, उसको 230 वोल्ट की सप्लाई में, 220 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कर देती है। तो वो जो ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के पास जो लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे पास ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज की सप्लाई को, वोल्टेज के अमाउंट को इंक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज जो है उसके अमाउंट को कम करता है। तो ट्रांसफार्मर इज एन डिवाइस विच इज यूज टू वेरिंग द वोल्टेज, एसी वोल्टेज। और ये हमारे पास दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज जो है उसके अमाउंट को बढ़ा देता है। जैसे आपके पास 220 वोल्ट है वोल्टेज, उसकी अमाउंट को बढ़ा देगा, उसको 500 वोल्ट में या 1000 वोल्ट में, जितने भी वोल्ट में आपको उसको कन्वर्ट करना है, उसको अमाउंट को बढ़ा देगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के अमाउंट को घटा देता है। जैसे आपके पास 1000 वोल्ट की आपके पास है सप्लाई, उसको 100 वोल्ट में, 220 वोल्ट में, इस तरीके से उसको कम कर देगा, इसके अमाउंट को कम कर देता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे इसको बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए जो अजम्पशंस जो हम लेकर के चलते हैं, वो अजम्पशंस कौन कौन से हैं, कैसे ये काम करता है, इसकी थ्योरी, वर्किंग, और इसमें जो एनर्जी लॉस जो देखने को मिलता है, और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल जो है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस है ट्रांसफार्मर, वो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारे पास पहले जो वीडियो आई थी 4-5 वीडियो से पहले, वो उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो वहाँ से जा करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मीनिंग है, जो हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, जहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह फिनोमेना देखने को मिला था। अगर आपके पास दो कॉइल है, दोनों कॉइल अगर वहाँ पर एक दूसरे कोएक्सियल या एक दूसरे के पास रखी हुई है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, एनी हाउ करंट वेरी करने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने की वजह से, अगर वहाँ पर एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो दूसरी कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। यही है इसका प्रिंसिपल। एक कॉइल के अंदर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कराना है। अगर एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो गया, तो दूसरी कॉइल के अंदर वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिल जाएगा, उसमें भी उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। अब देखिए काम कैसे करता है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इसका प्रिंसिपल हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है, ये आपके सामने दो इसीलिए अलग अलग दिखाए गए हैं पहले ही। इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का। ये भी आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर ही है, ये सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर ही है।
लेमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं। लेमिनेटेड कोर का क्यों यूज़ करते हैं वो भी बताएंगे लास्ट के अंदर। तो ये आपके पास सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर होती है। यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल होती है। एक तो कॉइल होती है हमारे पास प्राइमरी कॉइल, और जो दूसरी कॉइल है वो होती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। दोनों ही कॉपर की बनी हुई होती है, कॉपर वायर होती है, इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। ओके, प्राइमरी कॉइल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी कॉइल, जहाँ से आपको इनपुट देनी है। और सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी कॉइल को, जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी कॉइल को। तो ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। या तो आप जैसे जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना स्टडी किया था सेम वही रोल है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये आपके पास एक सोलेनोइड थी, ओके, और यहाँ पर या तो आप इसके पास कोई दूसरी सोलेनोइड रख दीजिए, यहाँ पर आप इसके पास कोई दूसरी सोलेनोइड रख दीजिए, एक के अंदर करंट वेरी करा दीजिए विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल बैटरी। इसके अंदर करंट आप वेरी कराओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, या एक दूसरे को कोएक्सियल रख दीजिए, जो हमने स्टडी किया था, एक दूसरे को कोएक्सियल रख दीजिए ऐसे, दोनों का एक्सिस सेम यही दो मेथड इसके अंदर है। या तो इन दोनों कॉइल को एक दूसरे के कोएक्सियल रख दीजिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर लपेट दीजिए, इंसुलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर लपेट दीजिए, या इन दोनों कॉइल को अलग अलग से ऐसे एक दूसरे के पास रख दीजिए। तो दो तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पर जैसे आपने एक ये आपने लगा दी यहाँ पर प्राइमरी कॉइल, ये जो पीछे से जो आएगा उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ये जो कॉइल है, ये इधर के साइड जो आपके पास कॉइल है दैट इज प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल जहाँ से आप इनपुट की सप्लाई दोगे। यहाँ पर इधर की साइड लगाइए आप सेकेंडरी कॉइल, ऐसे, ये यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी कॉइल। ओके, या तो आप ऐसे लगाइए, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, कॉपर वायर है, इंसुलेटेड वायर है, यहाँ से आप इनपुट की सप्लाई देते हो, यहाँ पे आपके आउटपुट सप्लाई मिलती है। या एक दूसरे को कोएक्सियल रखिए, कैसे, यहाँ पर ये आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, देखिए समझ लीजिए इसको, ये आपके पास ऐसे, ऐसे कुछ इस टाइप से, ये है आपके पास प्राइमरी कॉइल, इसी के ऊपर ही इसके कोएक्सियली सेकेंडरी कॉइल रखिए यहाँ पर ऐसे, इस टाइप से, ये है आपके पास सेकेंडरी कॉइल। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास दो मेथड है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, यहाँ से आपने इसको इनपुट देनी, यहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए। इनपुट जो दोगे वो फिक्स रहेगी, आउटपुट वेरी करेगी। आउटपुट जो मिलेगी आपको या तो इनपुट से कम मिलेगी या इनपुट से ज़्यादा मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने जो सप्लाई जो दी है वो आपने 1000 वोल्ट की सप्लाई दी है और हमें चाहिए आउटपुट के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई, या यहाँ से आपने जो सप्लाई दी है वो आपने 1000 वोल्ट की सप्लाई दी है, या यहाँ से आपने जो सप्लाई जो दी है वो 200 वोल्ट की सप्लाई दी है और यहाँ पर हमें चाहिए 500 वोल्ट की सप्लाई या 10,000 वोल्ट की सप्लाई। तो अब ये काम कैसे करेगा, कैसे ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या कैसे ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, इसको समझिए। तो इसको समझने से पहले यहाँ पर हम कुछ एक अजम्पशंस लेकर के चलते हैं। अजम्पशंस जो है वो क्या है, हम ये मान करके चलेंगे यहाँ पर कि ये जो ट्रांसफॉर्मर जो है इसकी एफिशिएंसी 100% है। सबसे पहला जो अजम्पशन जो है वो हम ये लेकर के चल रहे हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी जो है वो 100% है। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, जो हमारे पास इसका जो रेशियो जो होता है वो हमारे पास होती है एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो हमें मान करके चलनी है 100%,
मतलब आउटपुट पावर और इनपुट पावर दोनों बराबर, कोई लॉस नहीं होगा। इसकी एफिशिएंसी 100%, ये 100% एफिशिएंट डिवाइस हमारे पास होगा। हालांकि कोई भी यूनिवर्स के अंदर 100% एफिशिएंट कुछ भी नहीं है, ना ही आप हो ना ही मैं हूँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मान करके चलेंगे, स्टार्टिंग के अंदर मान करके चलेंगे, बाद में हम बता देंगे इसकी एफिशिएंसी होती कितनी है। स्टार्टिंग में मान करके चलना ही पड़ेगा। आप इसको एकदम से प्योर मान करके चलोगे, आप इसको एकदम से 100% आइडियल मान करके चलोगे, तभी इसकी एफिशिएंसी जो है 100% हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी? सबसे पहला जो हमारे पास है, जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट है, जो प्राइमरी कॉइल में जो आप करंट, जो इनपुट की जो सप्लाई जो दोगे उसमें करंट जो है, और इस प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस जो है, करंट एज वेल एज रेजिस्टेंस बोथ आर स्मॉल, दोनों कम से कम होने चाहिए। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल के अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी यहाँ पर मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, या यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब किसी टाइम पे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू 5 है, तो इसमें जी जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 5 तक जानी चाहिए। ये नहीं इसमें 4 तक चली गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मतलब वहाँ पर लीकेज नहीं होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दोनों के अंदर सेम रहना चाहिए, उसके अमाउंट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की अमाउंट इन बोथ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दोनों कॉइल के अंदर वो सेम होना चाहिए। वेरी तो करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा, इसमें वेरी करेगा तो इसमें वेरी करेगा, तो लेकिन दोनों की अमाउंट सेम रहनी चाहिए। ओके, और थर्ड जो है इसकी जो है हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल जो है, इसमें भी करंट की अमाउंट कम रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए, और अभी रिजल्ट आएगा उन सब से हमें पता लग जाएगा। तो ये इसके अजम्पशंस है जो आपने स्टार्टिंग में लेकर के चलने हैं। विदाउट दीज अजम्पशंस वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इट प्रॉपरली एंड कैन नॉट डिफाइन इट्स वर्किंग। देखिए अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की और थ्योरी की, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो मान करिए चलिए आप कि जो प्राइमरी कॉइल जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो NP है। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर 3 दिखाई दे रही है, इसमें भी 3 दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखोगे तो 4-5 दिखाई दे रही है। सबसे पहले मान करके चलिए नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर मान करके चलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ONS। ओके, अब यहां से आपने इसको इनपुट सप्लाई दे रखी है, यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगी। आउटपुट जिसके भी अक्रॉस देखने को मिलेगी, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, जिसके भी आप अक्रॉस ले रहे हो, यहाँ पर आपने कोई रजिस्टर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हो इसके अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो। यहाँ से आपने इनपुट सप्लाई दे रखी है, यह आपने इनपुट सप्लाई दे रखी है। ओके, तो अब फिनोमेना जो है जो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, हमने क्या बताया कि ये जो डिवाइस जो है कि ये किसके ऊपर बेस है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब कहने का इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। तो अब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इसके अंदर क्या होगा, EMF जो इंड्यूज होगी वो किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल टू, अगर एक टर्न है -d∅v/dt, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो कितना होगा, -n(d∅v/dt)। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, NP, इतना ही होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, इसके अंदर जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, इसके अंदर EMF इंड्यूस हुई, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो इसके अंदर भी EMF इंड्यूस होगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, अगर एक टर्न होती -d∅dt, जितनी अमाउंट से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितनी है, NS, तो कितना होगा, -NS। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ EMF इन प्राइमरी कॉइल दैट इज EP, और यहाँ पर EMF इन सेकेंडरी कॉइल दैट इज ES। देखिए हमने दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिखाया है वो इक्वल दिखाया है,
क्यों दिखाया है? जो हम अजम्पशन जो लेकर के चले थे कि इसके अंदर जितना एमिटिव फ्लक्स होगा उतना इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर सेम। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ट्रांसफ़र ये बनेगा ही नहीं। तो जो स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन लिए थे वो इसीलिए लिए थे। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? EMF इन प्राइमरी कॉइल टू द EMF इन सेकेंडरी कॉइल, EMF in primary coil to the EMF in secondary coil, that is equal to minus NP by minus NS, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ EMF in secondary coil, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? EMF in secondary coil is equal to NS by NP into EP, where NS is the number of turns in secondary coil, total number of turns in secondary coil, NP is the total number of turns in primary coil, and EP is the टोटल EMF इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। EMF नाम दे दीजिए, चाहे वोल्टेज नाम दे दीजिए, किसी एक बुक्स में इसको E से दिखाएगा, किसी एक बुक्स में इसको V से दिखाएगा, बात एक ही है, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या डिफरेंस होता है, बस यही आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर, EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू NS by NP इंटू EP। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, देखिए अब यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? EMF इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास EMF है या वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, एक ही बात है। जो आपको आउटपुट जो देखने को मिलेगी, यही तो आउटपुट देखने को मिलेगी। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो EMF देखने को मिलेगी या वोल्टेज देखने को मिलेगी, वो हमारे लिए आउटपुट है। तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई, आउटपुट EMF की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए, इनपुट से ज़्यादा चाहिए, तो बताइए आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट चाहिए ज़्यादा, किससे ज़्यादा चाहिए? इनपुट से ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूँ? प्राइमरी कॉइल जो है, प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं कम कर देता हूँ और सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ा देता हूँ, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमें आउटपुट के अंदर ज़्यादा हाई वोल्टेज देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज के। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर इस केस में जो अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो उस केस में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। ओके, जैसे मैं कह देता हूँ, यहाँ से मैंने सप्लाई दे रखी है 200 वोल्ट की, 200 वोल्ट की मैंने यहाँ पर सप्लाई दे रखी है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है वो 100 है प्राइमरी कॉइल के अंदर। ये आपके पास प्राइमरी EMF, और यहाँ पर हमें जो आउटपुट जो चाहिए, मैं कहता हूँ आउटपुट जो चाहिए मुझे, आउटपुट जो EMF जो चाहिए मुझे चाहिए 1000 वोल्ट। तो बताइए यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स मुझे यूज करनी पड़ेगी? तो बता सकते हो, NS इज इक्वल टू ES बाई EP इंटू NP। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? हमें आउटपुट चाहिए, कितनी EMF चाहिए आउटपुट में? 1000 वोल्ट, और इनपुट में कितनी है? 200 वोल्ट की सप्लाई है। नंबर ऑफ टर्न्स इन इनपुट कितनी है? 100 है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 500। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? अगर आपने इनपुट सप्लाई दे रखी है 200 वोल्ट की और प्राइमरी कॉइल के अंदर प्रेजेंट है नंबर ऑफ टर्न्स 100, अगर आपने सेकेंडरी कॉइल के अंदर 500 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लगा रखी है, तो आपको आउटपुट में 1000 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जितना भी, मतलब यहाँ पर जैसे 200 वोल्ट था, अब अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पर 1000 वोल्ट था, यहाँ पर 10,000 वोल्ट चाहिए, तो इसको ज़्यादा कर दीजिए और ज़्यादा कर दीजिए, इसको थोड़ा और कम कर दीजिए। तो इस टाइप से आप सेकेंडरी कॉइल के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रख करके एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल के, आप सेकेंडरी जो कॉइल के अक्रॉस जो आउटपुट जो है, सीधा सीधा आउटपुट EMF बोल सकता हूँ, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इस केस में बन जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब अगर स्टेप डाउन बनाना है, तो जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 200 वोल्ट की सप्लाई है, मुझे यहाँ पर आउटपुट में जो सप्लाई चाहिए वो मुझे चाहिए 50 वोल्ट की। तो उसमें क्या करूँ? उसमें सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को कम रख लूँ, प्राइमरी कॉइल के अंदर ज़्यादा रख लूँ। देखिए क्वेश्चन यही है। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास प्राइमरी कॉइल के अंदर 200 वोल्ट है, सप्लाई जो है वो 200 वोल्ट की है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स जो वो 100 है, और मुझे चाहिए आउटपुट के अंदर 50 वोल्ट की सप्लाई चाहिए।
तो बताइए सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होनी चाहिए, निकाल सकते हो। ई एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही रहेगा एन एस बाई एन पी इंटू ई पी। तो ये हमें निकालना है एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ई एस बाई ई पी इंटू एन पी। तो कितनी हमें चाहिए सप्लाई, आउटपुट सप्लाई 50 वोल्ट, इनपुट कितनी दे रखी है 200 वोल्ट, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितना है 100। तो कितना हो जाएगा ये 25। तो अगर आप यहाँ से इस आउटपुट कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर 25 नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप यूज़ करते हो तो उस केस में आपको आउटपुट जो है, सप्लाई जो है 50 वोल्ट देखने को मिल जाएगी। मतलब कहने का सिंपल, इफ़ एन पी इज़ लार्जर देन एन एस, उस केस में जो आपके पास जो ट्रांसफार्मर जो होगा वो आपके पास कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। उस केस में एक ऐसा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, इफ एन एस इज लेस देन एन पी। तो ये था हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये तो बात होगी हमारे पास इन टर्म ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज। अब अगर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इन टर्म ऑफ करंट, तो वो और देखिए करंट के टर्म में क्या होगा हमारे पास। देखिए करंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमने पहला जो अजम्पशंस जो आपको बताया था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। एफिशिएंसी 100% मतलब दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ये जब 1 होगा तो एफिशिएंसी 100% होगी। कहने का मतलब अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो 100% हो जाएगी। वैसे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो आउटपुट पावर अगर इनपुट पावर के इक्वल है, आउटपुट पावर अगर इनपुट पावर के इक्वल है तो उस टाइम पे आपके पास एफिशिएंसी 100% होगी। अभी एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे, अभी हम करंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे। जो अजम्पशन से हम लेकर के चले थे उन्हीं अजम्पशन से ये सारा का सारा सिस्टम सोल्व होगा। तो अब देखिए हमारे पास इनपुट पावर क्या है। यहाँ पर मान लीजिए इनपुट कॉइल के अंदर जो करंट जो है वो हमारे पास IP है। IP इन प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है वो हमारे पास IP है, और जो प्राइमरी कॉइल में जो EMF जो है, वोल्टेज जो है वो EP है। सेकेंडरी कॉइल के अंदर मान लीजिए आपको जो करंट जो देखने को मिलेगा, करंट जो देखने को मिलेगा वो IS, एस फॉर सेकेंडरी कॉइल, और वहाँ पर EMF कितनी है ES। तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, पावर का सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इनपुट जो पावर होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इनपुट पावर इज इक्वल टू IP EP, और आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी IS ES। तो जो हमने अजम्पशन जो लिया था उस अजम्पशंस का अगर हम यूज करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर दैट इज इक्वल टू IP EP इज इक्वल टू IS ES। या अगर मैं यहाँ से रेशो निकालना चाहूँ IS टू द IP का, IS डिवाइड बाई IP, IS इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, IP इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इज इक्वल टू EP डिवाइड बाई ES। यही है। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, EP टू द ES। देखिए ES बाई EP हमारे पास किसके इक्वल है, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। तो EP बाई ES किसके इक्वल हो जाएगा, EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS के। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, IS बाई IP इज इक्वल टू NP बाई NS। मतलब कहने का उससे अपोजिट। जब आप बात कर रहे थे सेकेंडरी कॉइल के अंदर, अगर आपको सेकेंडरी कॉइल के अंदर मतलब आउटपुट के अंदर अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, आउटपुट के अंदर अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज जो है, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स जो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल के। बट इन केस ऑफ करंट, करंट के केस में क्या होगा, देखिए जरा इसको ध्यान से। सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर वहाँ पर NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल के, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपको करंट की अमाउंट कम देखने को मिलेगी। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल के, उस केस में आपको यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर इन तीनों को इकट्ठा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, IS बाई IP इज इक्वल टू EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS। एक फॉर्मूला याद रखना है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये फॉर्मूला याद रख लेना, या तो ये वाला या ये याद रख लेना, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। ओके,
तो ये हमारे पास आ जाता है इन टर्म ऑफ करंट। अब मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम, ये आपके पास हो गया ईएमएफ की टर्म में, करंट की टर्म में, पावर की टर्म में भी हो गया, इनपुट पावर ईपी आईपी, आउटपुट पावर ईएस आईएस। अब थोड़ा सा अगर हम रेजिस्टेंस का रोल और ले लेते हैं, जैसे ये यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल रजिस्टर जो लगा हुआ है, लोड रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस कितना आपके पास आर है, इसका अगर हम रोल और लेते हैं, क्या होता है कई बार न्यूमेरिकल में वो आपको रेजिस्टेंस दे देगा, उस केस में फिर आपको सोल्व करने के लिए करंट वगैरह की वैल्यू नहीं देगा, तो इसका भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस दे देता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देता है, उस केस में क्या होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे इनपुट पावर आपके पास कितनी होगी, ईपी आईपी, और आउटपुट पावर या आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल के ग्रॉस पावर आपके पास कितना होगा, ईएस आईएस। अब जैसे वो आपको ये सेकेंडरी करंट न दे करके वो आपको ये कह देता है कि यहाँ पर आपने कोई रजिस्टर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आउटपुट पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर, अकॉर्डिंग टू सीधा सीधा ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस या आउटपुट कॉइल के अक्रॉस जो आपको ईएमएफ देखने को मिलेगी वो क्या होगी, यही तो होगी, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस करंट आई एस और रेजिस्टेंस कितना आर, लिख सकता हूँ आई एस इंटू आर। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ई एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई एस इंटू आर, और ये आई एस एक ये रहा, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू आई एस स्क्वेयर इंटू आर। ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आगे जो आप यूज़ करोगे, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, इस टाइप से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ओके, इसके लिए आउटपुट पावर इज इक्वल टू ई एस आई एस या आई एस स्क्वेयर आर। कई बार क्या होगा, वो आपको आउटपुट ये सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस ईएमएफ की वैल्यू नहीं देगा, करंट की वैल्यू दे देगा, तब आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस टाइप से आउटपुट पावर निकाल करके फिर आप वहाँ से इनपुट पावर निकाल करके इसका अजम्पशन का यूज़ करके ये आप इस टाइप से इसको सोल्व करना पड़ सकता है आपको न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर के बारे में। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एनर्जी लॉस के बारे में। तो देखिए एनर्जी लॉस क्या होता है, जो हम जो अजम्पशन जो लेकर के चले, अजम्पशन जो हमने लिए कि ये हमारे पास जो डिवाइस जो 100% एफिशिएंट है, हालांकि हमें पता है कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, ड्यू टू सम लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। वो लॉस कौन से हैं, दैट इज एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो वो लॉस कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले जो हमारे पास लॉस आता है दैट इज आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको आप कॉपर लॉस भी बोल सकते हो। दूसरा जो लॉस आता है आपके पास सॉफ्ट आयरन लॉस, सॉफ्ट आयरन कोर लॉस। तीसरा जो आपके पास लॉस आता है, या इसको आप बोल सकते हैं ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट। नेक्स्ट जो आपके पास लॉस आता है वो कॉपर लॉस, एडी करंट, फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। उसके बाद जो आपके पास लॉस आता है दैट इज मैग्नेटाइजेशन या हिस्टैसिस लॉस, हिस्टैसिस लॉस। नेक्स्ट जो आपके पास आता है नॉइस। तो ये एनर्जी लॉस जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, सारे सारे एनर्जी लॉस है। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस मतलब जो हमने यहाँ पर जो वायर जो यूज़ की है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, वो हमारे पास क्या होती है, कॉपर की कॉइल होती है, कॉपर इंसुलेटेड कॉइल होती है। तो इसके अंदर जब एसी सप्लाई जब पास होती है, हमें पता है जहाँ पर हमें करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर हमें, या वोल्टेज देखने को मिलेगी वहाँ पर हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जरूर देखने को मिलता है। तो ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ पर आपके पास जो हीट जो होती है वो क्या होती है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, या एच इज इक्वल टू वी आई टी। ओके, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर ड्यू टू कॉपर का कुछ रेजिस्टेंस होता है और टाइम के साथ साथ उसके अंदर वो करंट भी चलता रहता है, तो वहाँ पर आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है। जो इनपुट जो आपने एनर्जी दी थी वो सारे आउटपुट के पास न पहुँच करके वो आपके पास कुछ एक उसका लॉस हीटिंग इफेक्ट में हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडी करंट। हमें पता है जहाँ पर हमें जो एडी करंट जो आपके पास क्या है, ड्यू टू आपके पास जो इंडक्शन फिनोमेना जो हमें देखने को मिलता है करंट, वो हमारे पास कौन सा करंट होता है, एडी करंट होता है। तो यहाँ पर
हमें सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना देखने को मिल रहा है इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होता है, वो करंट क्या इंड्यूस होता है, कौन सा करंट इंड्यूस होता है, वहाँ पर एडी करंट होता है। एडी करंट मतलब है तो इंड्यूस करंट ही, उसका क्या काम होता है, हमेशा अपोज करना। तो उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी वहाँ पर एनर्जी लॉस होता है। एडी करंट की वजह से वहाँ पर आपको लार्ज अमाउंट में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से फिर से वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लीकेज जो है, लिंकेज नहीं लीकेज, यहाँ पर हमने क्या मानना था, जमसन क्या मानना था कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर है उतना मैग्नेटिक फ्लक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास जो सॉफ्ट आयरन कोर जो यूज की गई है, देखिए यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर है, ये प्राइमरी कॉइल यहाँ है, सेकेंडरी कॉइल यहाँ है। तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल जो है थिक है, यहाँ पर थिन कॉइल होती है। तो इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स पहुँचते पहुँचते कम हो जाता है। जितना फ्लक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उतना फ्लक्स हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। फ्लक्स जो लीक हो जाता है, ड्यू टू फ्लक्स लीकेज वहाँ पर फिर से एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का हम यहाँ पर यूज करते हैं, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। इससे क्या होता है, एडी करंट जो है उसकी वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट भी कम देखने को मिलता है। जो आपको एडी करंट की जो एप्लीकेशन जो आपको बताई थी स्टार्टिंग में, जो हम यूज़ करते हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर फॉर रिड्यूस एडी करंट को कम करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। और फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर दोनों कॉइल एक दूसरे के कोएक्सियली म्यूचुअली रखी होती है, ऐसे नहीं रखी होती है। इसके अंदर ज़्यादा लॉस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लीक ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम से कम होता है। तो इस फ्लक्स लीकेज को रिड्यूस करने के लिए हम इस टाइप की कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, कोएक्सियल कॉइल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और कॉपर लॉस को कम करने के लिए हम वहाँ पर वेल इंसुलेटेड कॉइल्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, हमारे पास हमें पता है जहाँ पर हमें करंट देखने को मिलेगा वहाँ पर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा मतलब वहाँ पर कॉइल जो है वो एक्ट एज एन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो मैग्नेटाइज होगी, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो वो डीमैग्नेटाइज होगी। तो डीमैग्नेटाइज होती है तब हमें पता है, तो उस टाइम पे उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल रह जाता है, उसको कम करने के लिए हमें कोरेसिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप से ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन चलता रहता है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू हिस्टैरिसीस हमें हिस्टैरिसीस जो लॉस जो है, सिंपल हम बोल सकते हैं एनर्जी लॉस, वो हमें लॉस देखने को मिलता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नॉइस। कई बार आप उस ट्रांसफॉर्मर के पास से जाते होगे तो आपने आवाज़ सुनी होगी कई बार। तो जो आवाज़ जो आती है, नॉइस जो आती है, वो भी वहाँ पर हमारे पास क्या एक टाइप का लॉस ही है। तो इस टाइप से हमारे पास जो इनपुट एनर्जी जो है वो मोस्टली इनपुट एनर्जी जो है वो इन लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कॉपर लॉस के अंदर मतलब हीटिंग इफेक्ट के अंदर, एडी करंट इसकी वजह से भी हीटिंग इफेक्ट, फ्लक्स लीकेज, हिस्टैरिसीस लॉस, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और नॉइस। तो कुल मिलाकर के हमें जो सबसे बेस्ट जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 90% होती है। 90% से ज़्यादा एफिशिएंट हमें ट्रांसफॉर्मर देखने को नहीं मिलता है। तो 10% जो है वो उसका लॉस हो ही जाता है इन फॉर्म के अंदर, रिड्यूस करने के बाद भी, बेटर से बेटर बनाने के बाद भी। ओके, तो ये थी हमारे पास एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। अब नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ 100% एफिशिएंसी हैज़ 200 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 40,000 टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, तो एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 100%, दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर या ES/IS डिवाइड बाई EP/IP। 200 टर्न्स है इन प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज NP इज इक्वल टू 200 एंड सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज NS इज इक्वल टू 40,000 नंबर ऑफ टर्न्स। इट इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट मेन सप्लाई, 220 वोल्ट मेन सप्लाई। तो इनपुट वोल्टेज आपके पास कितनी है, दैट इज EP वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल 220 वोल्ट एंड सेकेंडरी कॉइल फेड टू ए 100 किलो ओम रेजिस्टेंस। जो सेकेंडरी कॉइल जो है वो किससे कनेक्ट है, 100 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है।
तो रेजिस्टेंस जो है वो कितना आपके पास सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस 100 किलो ओम। कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, आपने निकालना है आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न। सेकंड आउटपुट टोटल आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक तो आपने ये निकालना है ES या आप नाम दे दीजिए VS, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ES अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल जो होगा वही टोटल होगा। एक आपने निकालना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, तो पर टर्न कितना होगा ES बाई NS। और दूसरा आपने निकालना द पावर डिलीवर टू द लोड, लोड के पास कौन सी पावर जाएगी, आउटपुट पावर जाएगी, आपने एक ये निकालना है। तो तीन चीज़ें आपने निकालनी है, तो निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले इन सबको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये आपके पास कितना है 100 इंटू 10⁻³ ओम। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किया फॉर्मूलेज है, मैं लिख सकता हूँ ES इज इक्वल टू, ES निकालना है, EP भी गिवन है, NP भी गिवन है, NS भी गिवन है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लूँ NS बाई NP इंटू EP। तो NS कितना है 40,000 और NP कितना है 200 और EP कितना है 220 वोल्ट। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 44,000 वोल्ट। तो ये आपके पास आ जाती है टोटल आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 44 किलो वोल्ट। ओके, तो ये तो आ गया हमारे पास 44,000 वोल्ट या 44 किलो वोल्ट। अब नेक्स्ट अगर मैं ये निकालना चाहूँ टोटल आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, पर टर्न के लिए कितना होगा ES बाई NS, तो कितना होगा ES आया हमारे पास 44,000 और NS 40,000, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 410 1.1 ES बाई NS आपके पास कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट पर टर्न। एक टर्न के लिए कितना है 1.1 वोल्ट। द पावर डिलीवर टू द लोड, आउटपुट पावर निकालनी है आपने, तो आउटपुट पावर आपके पास क्या होगी, आउटपुट पावर को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 100% एफिशिएंस है, तो इसको मैं आउटपुट पावर को लिख सकता हूँ यहाँ से ES बाई IS इज इक्वल टू EP IP लिख सकता हूँ। चाहे तो आप ये आपके पास एफिशिएंसी कितनी है इसकी 100% है, 100% है मतलब 1, इसको इज इक्वल टू 1 के लिख सकता हूँ कन्वर्ट करूँगा तो इसको यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ EP IP इज इक्वल टू ES IS। हटा देता हूँ इसको थोड़ा टाइम के लिए। EP IP इज इक्वल टू ES IS। तो 100% एफिशिएंट है, तो ये जितना होना चाहिए उतना ये होना चाहिए, किसी भी जिससे भी आप सोल्व करना चाहो। तो आउटपुट पावर जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ PO इज इक्वल टू ES IS। तो अब मेरे पास ES है, ES मैंने निकाल लिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल 44,000 वोल्ट। IS नहीं है, अब IS को कैसे फाइंड आउट करें, अगर आप IS को यहाँ से निकालते हैं इस फॉर्मूले से किसी से भी, तो हमें IP चाहिए, अब IP भी नहीं है, प्राइमरी कॉइल के अंदर भी करंट नहीं है, अब क्या करें, तो जो अभी मैं आपको बता रहा था इसके लिए आप इस टाइप के फॉर्मूले यूज़ करोगे। तो आपके पास ES है, आपके पास ES आपने फाइंड आउट कर रखा है, IS नहीं है, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ IS, करंट इन सेकेंडरी कॉइल ES बाई R लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी ES इंटू ES बाई R दैट इज इक्वल टू ES स्क्वेयर बाई R। तो आपके पास कितनी आई थी आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस 44,000, इसका स्क्वेयर डिवाइड बाई R, R कितना है 100 इंटू 10⁻³ ओम, तो 100 इंटू 1000। ओके, तो ये इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 44 इंटू 4400, तो 44 इंटू 44 कितना हो गया 4 4 16, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 16 + 3 19 36 और 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसके लिए, आपके पास 100 था, ये 100 किलो ओम, तो 1 0 और कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 19,300 वाट, या किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू 19.360 किलो वाट।
तो इस टाइप से आपने ये न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करके देखने, इन फॉर्मूले से बाहर आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इन्हीं को ही आपने उल्टा सीधा करके न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करने हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चौक कॉइल्स के बारे में, चौक कॉइल्स, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू।